बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसराइल फ़लस्तीन इशू के हवाले से। ईरान की जानिब से 300 ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए इसराइल पे। ये दरअसल उस कार्रवाई का जवाब था जो इसराइल की जानिब से दमिश्क में ईरान की सफारत खाने पर हमला किया गया था, उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। इब्तिदा में समझा जा रहा था कि शायद अब तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो गया है और मुख्तलिफ ममालिक, मुस्लिम ममालिक जिन्होंने ईरान की हिमायत का ऐलान किया था, कुछ लोगों ने मजम्मत का भी ऐलान किया और उसके बाद शायद ये समझा गया कि अब शायद एक ये तीसरी जो है ना जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी और तमाम इस्लामी ममालिक एक तरफ हो जाएंगे या कुछ इस्लामी ममालिक और मज़ीद फिर इस तरीके से इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका, यूके, फ्रांस और ये तमाम क़ुव्वतें भी एक तरफ हो जाएंगी। जबकि रूस ने साफ़ तौर से कह दिया था कि अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया ईरान के ख़िलाफ़ हमले में तो फिर रूस की तरफ से भी बराह रास्त जो है वो शिरकत की जाएगी इसराइल के ख़िलाफ़ हमला करने में ईरान के साथ मिलके। बहरहाल इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स होती रही। एक जहाज़ जो कि पकड़ा गया ईरान की फोर्सेस के हवाले से, सिपा जो उनकी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से और उनकी जो मैरीटाइम जो फोर्सेस हैं उन्होंने, और उनका दावा यह है कि इसराइली कनेक्शन, इसमें इसराइली सामान था, इसराइली सामान लेके जा रहा था, जिस वजह से इसको सीज़ किया गया। कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बल्कि आज सुबह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्पेशल इजलास बुलाया गया जो कि ख़ास तौर से ईरान के इस हमले और उसके जवाब में जो जवाबी कार्रवाई इसराइल की जानिब से वो करना चाह रहे हैं उस हवाले से। हालांकि अमेरिका की जानिब से कह दिया गया है कि अमेरिका को इस हमले का इल्म था और इस वजह से इसकी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईरान का भी ये कहना है कि जी हमारी तरफ से जो हमला था वो हमने अब उसका अख्तिताम कर दिया है। ये दरअसल एक तरीके से सेल्फ डिफेंस में ये हमला किया गया था और ये एक ही एपिसोड थी और इसके बाद हमने अब जो ईरान की सफारत खाने पे हमला किया गया तो उसका जवाब दे दिया गया। बहरहाल अब क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से इसराइल के जो यूएन एम्बेसडर हैं उन्होंने कल जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में उनका ये कहना था कि जी ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगनी चाहिए, जबकि ईरान ने जो जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि जी ये तमाम चीज़ें इस जो इंटरनेशनल लॉज और यूएन सिक्योरिटी की रेजोल्यूशंस के हिसाब से हमने जवाब दिया था। पर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की हुमा बक़ाई साहिबा, जिन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहती हैं आप इस तमाम सिनेरियो पे? बड़ी बातें होती रहीं, कहा कि जी तीसरी जंग अज़ीम शायद शुरू हो जाए ईरान के इस हमले के बाद। क्या देख रही हैं आप मशरिक़ वस्ता की अमन की इस वक्त की सूरत हाल पे? देखिए, जिसको हम सर्द जंग कहते हैं ना, या जंग थ्रू प्रॉक्सीज कहते हैं, वो तो ईरान और इजराइल के दरमियान दिहाइयों से जारी है। इजराइल ने ईरान के अंदर हमले करके साइंटिस्ट को मारा है, साइबर अटैक किए, और ईरान ने थ्रू प्रॉक्सीज जहां वो हिट कर सकता है इजराइल को ईरान ने हिट किया है। लेकिन मेरे ख्याल है कि तकरीबन 90s के बाद पहली दफा ये डायरेक्ट हमला हुआ है इजराइल के ऊपर। इराक, आपको अगर याद हो तो स्कड मिसाइल हम सुनते थे ना, इराक स्कड मिसाइल मारता था इजराइल पर। तो पहली दफा एक डायरेक्ट हमला किया ईरान ने इजराइल पे, लेकिन उसको पहले से बता दिया। ये तो जो अमेरिकन प्रोटेक्शन आई एंड 99% ऑफ दीज मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड, दिस वाज ये अनाउंस हमला था। तो वाज़ेह हो जाती है ये बात कि ईरान कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था इजराइल को। ईरान एक मैसेज देना चाहता था, एक परवाना था कॉशन का कि आप हमारी लाल खतें जो है वो क्रॉस ना करें। हार्ड पोस्टिंग की ईरान ने, और फिर जैसे कि आपने फरमाया कि उसने कहा कि ये कंक्लूसिव है, अगर इजराइल रिटेलिएशन पे नहीं गया तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने जो इजराइल ने सीरिया में अटैक किया था, हमारी काउंसलेट होती है वो आपकी सोवरेन जमीन होती है, उस पर जो हमला किया था उसका ये जवाब है। अब जाहिर है कि अमेरिका में भी एक हलचल मची है, वेस्ट में भी एक हलचल मची है, मिडल ईस्ट में भी एक हलचल मची है कि कहीं ये एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। इस एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का सबको नुकसान,
अमेरिका को भी नुकसान है, यूरोप को भी नुकसान है, मिडल ईस्ट को भी नुकसान है, ईरान को भी नुकसान है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक शख्स है जिसको इसका फायदा है, और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि जी स्ट्रैटेजिक डिफीट तो हो गई है इजराइल की गाजा में, और अब वो रियल डिफीट के रास्ते पर चल पड़ा है। इस वक्त बेंजामिन को अपनी सियासत भी बचानी है, अपनी रेपुटेशन भी बचानी है, और अपने आप को हिस्टोरिकली भी ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स प्लेस करना है। इसलिए उसने एक डेस्परेट एक्ट किया था अमेरिका को जंग में जीतने के लिए। और एनबीसी ने ये बात रिपोर्ट की अगले दिन, ये 13 अप्रैल को हमला हुआ है, 14 अप्रैल को एनबीसी ने ये रिपोर्ट किया कि उनके बाइडेन के करीबी लोगों से बातचीत हुई, और उन लोगों ने ये कहा कि वरीड है बाइडेन कि कहीं इस हद तक ना चला जाए बेंजामिन कि हम इस जंग का हमें इसका हिस्सा बनना पड़े। देखिए, बाइडेन अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं बेंजामिन को, अमेरिकन कांग्रेस नहीं देती, वो बिल अभी भी फंसा हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ओवरऑल जो इस वक्त आवाज उभरी है इसके बाद वो ये है कि ये इजराइल की प्रोवोकेशन थी जिसका ईरान ने जवाब दिया है, और एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट होना चाहिए। एक बात और मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि ये गजा नहीं है कि आप उस पर बमबारी कर दें एक के बाद एक। ईरान जो है वो मिडल ईस्ट की बेहतरीन तरीन फोर्सेस में से एक है मिलिटरीली, लेकिन उससे भी बड़ी अहम बात ये कि ईरान ने एक प्रॉक्सी वॉर का, एक नॉन स्टेट एक्टर्स को आर्म करने का एक पूरा तरीका कार, जिसको लोग मैट्रिक्स कहते हैं, डेवलप किया हुआ है। तो वो जंग का जवाब अपनी सरजमीन पे नहीं देता, और जो प्रॉक्सी वॉर जो है वो जवाब दे रहे हैं, और मजीद दे भी सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जॉर्डन का जो है इस हवाले से बड़ा ऐसा किरदार सामने आया है जिसमें लगता है कि शायद वहाँ की जो हुकूमत है या जो बादशाह हैं वो फ़लस्तीन के साथ नहीं है, बल्कि हर तरीके से उन्होंने इसराइल को फैसिलिटेट किया इस पूरे हमले को रुकवाने में, अपनी एयर स्पेस दे के, अपनी तमाम चीज़ें, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपनी एजेंसीज, तमाम चीज़ें दे के। क्या आप इस हवाले से क्या देखती हैं आप? बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनका जो अरब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनकी मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा अहम। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक मिडल ईस्ट में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहते हैं that we are first Arab then Sunni then Muslim। तो सुन्नी अरब शनाख्त और अरब शनाख्त जो है वो इंतहाई अहम है। और जो जॉर्डेनियन थ्रस्ट है उसमें बेसिकली जो एयर स्पेस की वायलेशन थी वो जिसके खिलाफ उसने खड़े होकर बात की है। एयर स्पेस, जब आप अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देते हैं किसी को तो आप पार्टनर हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। आप कोलिशन, तो वो ईरान के साथ कोलिशन में नहीं जाना चाहते इजराइल के खिलाफ। मैं इसको ज्यादा इस तौर पे देखती हूँ, लेकिन ओवरऑल लार्जली जो सेंटिमेंट है वो एंटायर बेंजामिन है। मैं एंटायर इजराइल नहीं कर रही, क्योंकि इजराइल के अंदर भी लोग जंग जो डायरेक्शन दे रही है, जो एस्केलेशन हो रही है, उससे परेशान है। दूसरी बात ये कि जो हुकूमतें, जो आप कह रहे हैं ना, ये हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं इजराइल को, हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं, जो हुकूमत में है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन पर हुकूमत की जा रही है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। जी जी। और स्ट्रीट तो यूरोप की भी स्ट्रीट, तो अमेरिका की भी स्ट्रीट, तो लंदन की पैलेस्टाइन के साथ खड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, आप इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल देख रही हैं इस हवाले से, ये जो कुछ अभी हुआ है? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कुछ गजा में हुआ उसके बाद तकरीबन मजाक ही बन गया। जाहिर स्टांस उसने प्रिंसिपल लिया है। ईरान ने कोशिश, ईरान ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, इजराइल ने कोशिश की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ईरान की मजम्मत कर दे, जो उन्होंने नहीं की। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो हिपोक्रेसी का हुआ।
रशिया की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी, और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हुआ जो रशिया के लिए गलत है वो इजराइल के लिए सही कैसे, या तो दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या आप देख रही हैं? इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन तो नहीं आएगी, अगर होनी होती तो हो जाती, या फिर क्योंकि उन्होंने कहा हम टाइमिंग मतलब आप ये नहीं कह सकते कि रिटेलिएशन नहीं आएगी। देखिए ये 1 अप्रैल को दमास्कस में इजराइल ने किया था, 13 अप्रैल को ईरान ने उसका जवाब दिया है, और ईरान ने भी यही कहा था कि हम फैसला करेंगे हम जवाब कब देंगे। जब पहले उन्होंने काउंटर अटैक किया था तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम फैसला करेंगे कि हम जवाब कहाँ देंगे। अभी इजरायली कैबिनेट ने तकरीबन उस बात को कॉपी करते हुए कहा है कि हम अपनी मर्जी से वक्त पे जवाब देंगे। बट आई डोंट थिंक दे अभी इजरायली इस पोजीशन में है कि बगैर अमेरिकन सपोर्ट के वो कोई जवाब दे और खोल दें। अच्छा, ये जो शिप जहाज जो पकड़ा गया इस हवाले से आप क्या कहती हैं? ये तो ईरान अपने मैसेजिंग करता रहता है। मैंने आपसे कहा था कि ईरान बिलीव इन स्ट्रॉन्ग हार्ट पोस्चरिंग। तो ये जो कोल्ड जंग है, जहाज पकड़ लिया, एक दूसरे की टेरिटरीज, एक दूसरे के इंटरेस्ट को हिट किया, ये तो इजराइल और ईरान का वतीरा है तकरीबन 4 दिहाइयों से, जब से वहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन आया है। उससे पहले इजराइल की और ईरान की शाह साहब के जमाने में बहुत दोस्ती थी। हाँ, शाह साहब के जमाने में दोस्ती थी, फिर जब रेवोल्यूशन आ गया वो तो शिफ्ट हो गया फिर। वो जो हम कहते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ पेरिफेरी के हवाले से वो IR में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि क्योंकि ईरान शिया स्टेट थी और सुन्नी वर्ल्ड से सराउंडेड था इजराइल, तो इजराइल दोस्ती थी वहाँ पर। सही है। अच्छा, पाकिस्तान का क्या आप रोल देख रही हैं? और अभी जो एक आला सतह के सऊदी वफ्द की आमद हुई है, क्या ये इन्हीं तमाम चीज़ों के रिएक्शंस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, या क्या कहेंगे आप? सऊदी वफ्द की आमद तो प्री प्लान थी और वो उसका थ्रस्ट इकोनॉमिक है। वो माशी सूरत हाल के लिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने विजिट किया था उसके नतीजे में हुई है। लेकिन जो अहम विजिट है वो इरानियन विजिट है जो स्केड्यूल्ड है तकरीबन 20 अप्रैल के लिए। और पाकिस्तान के लिए वो जनाब टाइट रोप वॉकिंग है, मुश्किल हालात हैं। अमेरिकन सैंक्शन पहले ही लगने को तैयार बैठी थी, अब जो सूरत हाल रही है ईरान से गैस पाइप लेना पाकिस्तान के लिए बिकम मोर ऑफ अ चैलेंज। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान डिफिकल्ट सिचुएशन में, लेकिन पाकिस्तान का तो लार्जली ट्रस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ अपनी माशी बका होनी चाहिए, क्योंकि जब आप माशी तौर पर स्ट्रांग होते हैं तो फिर आप कोई डिप्लोमेटिक स्टांस ले पाते हैं, वरना आपकी कोई हैसियत नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा वक़ई साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा वक़ई हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ख़िताब में फिर से एक दफ़ा नेशनल रिकन्सिलियेशन की बात की, और यानी जो घड़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसे से ख़िताब किया, उसमें उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क को शदीद ज़रूरत है। और इसके अलावा उन्होंने क़ायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को खराज अक़ीदत भी पेश किया, और साथ साथ जिस तरीके से यानी हुकूमत बनाई गई और फिर उसके बाद जो कौमी मसालियत के चार्टर के हवाले से जो काम किया जा रहा है उसका भी जिक्र किया। इसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और स्पोक्समैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जनाब ज़ुल्फ़िकार बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे जानना ही चाहूँगा कि आप फिर से जो है ना कौमी मसालियत की बात तो की जा रही है, लेकिन साथ साथ तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, और जो पार्टियां अपोजिशन में जो पार्टी अपोजिशन बैठी हुई है उसको तनकीद का भी निशाना बनाएंगे और तमाम चीज़ें होंगी। तो आप समझते हैं कि जब तक कि उनको रिलीफ ना दिया जाए उस वक्त तक कौमी मसालियत की कोई बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
देखिए ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। अब अगर आपके ऊपर कोई तनकीद करता है तो आप उस तनकीद का जवाब भी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने सियासत में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप एक वफादारी और इज्जत की सियासत पे हमेशा से बिलीव करती है और प्रैक्टिकली भी करती है, तो आपको अपने तमाम सियासी मुखालफिन के, क्योंकि जाती दुश्मनी तो किसी से नहीं है ना, सियासी मुखालफिन को आपने वेलकम भी करना है, आपने उनको दावत भी देनी है कि आप आए, आप बैठें, बातचीत करें। जो आपके हमारे डिफरेंसेस हैं उसको बैठ के कुछ कॉमनैलिटीज, कुछ कॉमन पॉइंट्स को निकाल के जो हम कर सकते हैं आपस में मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए को मसाइल का हल निकालें। बिकॉज चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसे क्रॉस रोड से गुजर रहा है जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ चाहिए। और देखें आप विजन चेक करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2013 में दो ऐसे, उन्होंने तो बहुत ज्यादा किया, सीपैक किया था, गवादर पोर्ट किया, उसके बाद तापी गैस पाइपलाइन की, ईरान गैस पाइपलाइन की। आप ईरान गैस पाइपलाइन का ही देखें कि 10 साल गुजर गए, किसी आने वाली 2013 के बाद हुकूमतों में से किसी ने भी कोई उसका इक़दाम नहीं किया। अब आसिफ अली जरदारी साहब के वापस आने के बाद ही ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर काम हो रहा है। उसके आने से क्या होगा कि आपके हाउस होल्ड को और इंडस्ट्री को गैस जाएगी, क्योंकि आपने बार्टर ट्रेड पे लेनी है। उस पाकिस्तान के अंदर भी सारी डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट ईरान कर रहा है और आपकी मेन पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करके ईरान दे रहा है, और उससे आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी, एक्सपोर्टर का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, और चीजें जब एक्सपोर्ट जाएगी कंपेटिटिव प्राइस पे जाएगी। पाकिस्तान के हालात जो एक महंगाई बहुत बड़ी सतह पे चल रही है, रोज आए दिन बिजली गैस महंगी हो रही है, ये एकदम जो है रुक जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ये 1 साल मुश्किल का है जब तक ईरान गैस पाइपलाइन मेन पाइपलाइन से नहीं कनेक्ट होती। अब ये वो चीजें, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान के मसाइल का हल है और जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किए थे। अभी भी यहाँ पे देखें इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी थे, धांधली के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बाकी चीजों के ऊपर थे, लेकिन इन तमाम चीजों के ऊपर होने के बावजूद हमने पार्लिमानी इस निज़ाम को चलाने के लिए अपने सियासी मुखालफिन को भी कहा कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा हम लेकिन सपोर्ट करेंगे, जिसने सपोर्ट मांगी उसको सपोर्ट एक्सपेक्ट कर दी। जुल्फ़िकार साहब, वो आप बजा फरमा रहे हैं, कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा कि जी इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बाबू हैं ना, बाबुओं की गलत सोच और कम अक्ली की वजह से पाकिस्तान गरीब है। तो सर ये किसकी तरफ इशारा था, पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए ये उन पर्टिकुलर उस सेगमेंट, उस नीश की तरफ इशारा है जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे काम कर रहे हैं। वो रुकावटें नहीं डालते, लेकिन वो लोग जो रुकावटें डालते हैं वो अपना जो है असर दिखाने के लिए, अपना बताने के लिए कि हम भी हैं। दे आर मास्टर ऑफ नन बट यू नो दे हैव बीन जैक ऑफ ऑल, कि उसके अंदर वो कभी एक मिनिस्ट्री में काम करते हैं, कभी दूसरी में करते हैं, साल एक में लगाया, 2 साल एक में लगाया, 3 साल एक में लगाया, फिर साल एक में लगाया, फिर 6 महीने एक में लगाए। तो वो 50 मिनिस्ट्रियों में अपने पूरे दौर में जो 15-20 साल का जो उनका 25 साल का टेन्योर होता है उसमें वो काम करते हैं। एक्सपर्टीज उनकी किसी में भी नहीं होती, और जब उनको आप किसी बात पे कह दें कि ये ऐसे नहीं, तो वो कहते हैं कि जनाब हमें पता है पाकिस्तान के मसाइल का हल। भाई अगर आपको पता है पिछले 20-25 साल से आप लोग या आपसे पहले लोग जितने लोग बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं डिजिटलाइजेशन होने देते पाकिस्तान के, ये जो सरकारी अफसरान की इकोनॉमी को डिजिटलाइज क्यों नहीं होने देते? आप मुल्क का निजाम चलने में क्यों रुकावटें डालते हैं? आप पॉलिटिशियंस को करप्ट क्यों कहते हैं? अगर आपको लगता है कि कोई है, आप आके बैठते हैं, आपके पास ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और एक मैक्रो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियन गंदा है, यहाँ पे जज गंदे हैं क्योंकि 1.5 साल से 2 साल 1.5-2 लाख केसेस नहीं निपटा रहे। यहाँ पे फौजी गंदे हैं क्योंकि सारे बिजनेसेस के अंदर वो आ गए। असल बात यह है कि आप इन लोगों को जो ये जिस सेगमेंट और चंद लोगों की बात की है, जिन बाबुओं की बात की है, उनके ऊपर आपको जाके देखना चाहिए बारीक बीनी से
कि ये लोग जब नौकरियों में भर्ती हुए थे तो इनके सासाजात क्या थे, इनके बच्चे क्या पढ़ते थे, इनके माँ बाप का क्या स्टेटस था। सर ब्यूरोक्रेसी को बेसिकली कह रहे हैं या मतलब आप क्या समझते हैं? क्या ये चंद लोग हैं, देखें ब्यूरोक्रेसी तो फिर बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है ना, बिकॉज उसके अंदर अकाउंट्स के लोग भी आ जाते हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड के भी आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। ये एक चंद सेगमेंट है जो एलीटेस्ट ऑफ द एलीट ओलिगार्की के ये लोग हैं। ये अपने आप को समझते हैं कि हुकूमत हम ही कर रहे हैं, बाकी लोग तो आते हैं जाते हैं और पॉलिटिशियन तो आते जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, तो एक मिनिस्टर का और एक सेक्रेटरी का किसी मसले के ऊपर झगड़ा हो गया। तो उसने कहा कि सर मिनिस्टर चाहे जितना मर्जी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि जो सेक्रेटरी है ही इज द सीईओ ऑफ द मिनिस्ट्री। जो ओवर अ डिस्प्यूट तो उसका जो प्रोगेटिव होगा, जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सेक्रेटरी की होगी। हमें ये चीज चेंज करने की जरूरत है। अगर ब्यूरोक्रेसी ने, अगर ऐसे लोगों ने ही डिसीजन मेकिंग करनी है और यहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन आके मिनिस्टर अल्लाह ताला उसको बना देता है और वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, कोई इदारों में बेहतरी लाना चाहता है, बिकॉज ये वो लोग हैं जो किसी गरीब का इनको कोई फिक्र फाका नहीं है। सर बस मुझे मैं सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा, आप नहीं समझते इस वक्त सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं जिस तरीके से कौमी मफाहमत की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ऐलान किया गया है कि जी अब ईद के बाद हम फिर से एहतजाज का सिलसिला और ये तमाम चीज़ें शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद कह रहे हैं कि जी धरना ये चीज़ अब नहीं चलेगी। ठीक है, आप नहीं समझते इस पर बहुत अहम किरदार जो है वो सदर मुमलिकत अदा कर सकते हैं, एक यानी हकीकतन जो एक मसालियत होती है उसमें? देखिए आसिफ अली ज़रदारी साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है रिकंसिलिएशन के अंदर, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ने के अंदर। और पीडीएम की गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो ब्रेन चाइल्ड था और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मिलके उसको जो है ऑप्ट किया था, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा किया था जिसमें एक नहीं आई। और उसके उसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल फोर्स के बारे में बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि आप धरना या जलसे जुलूस है। ये देखिए पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है कि जलसा जुलूस हो, आईनी कानूनी हक है हर पार्टी का, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हर टाइम आपने ये नहीं करना अब आप पार्लियामेंट आ गई है, इलेक्शन हो गया है, पूरा सिस्टम नया रिन्यू हुआ है, आप पार्लियामेंट के अंदर आके बैठ के जो है चीजों को देखें। और अगर आपको कोई तहफुजात हैं, कोई शिकायत हैं, आप टेबल पे आके बैठे हैं, फोरम आपको पार्लियामेंट का मिला है, यहाँ पे हुकूमत भी बैठी है, अपोजिशन भी बैठी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। हम तो हुकूमत को सपोर्ट करें लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो इस बात को उन लोगों को समझने की जरूरत है। माजी में भी उन्होंने गलतियां की, तजर्बे से सीख नहीं रहे और अपनी पास्ट मिस्टेक की वजह से मुल्क को उन्होंने प्रॉब्लम में डाला। IMF के साथ जो मजाक किया, जो उन्होंने ब्लेम गेम खेली, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हुआ। उसको एड्रेस करने के लिए, उस इश्यूज को हल करने के लिए आज तक हर बंदा तगोदौ में लगा हुआ है कि वो इकोनॉमी खड़ी हो जाए। उस इकोनॉमी का इतना बड़ा डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट था जो उस वक्त के डिसीजन मेकर्स ने किया। आपने IMF के पास गए, आप उसको ऑनर करें। आप हुकूमत के प्रेशर में आके जब आप करेंगे और आप एक एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेंगे जो खान साहब ने खुद किया था, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है और उसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। आज भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हालात को चेंज करने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स का इकट्ठे बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना जरूरी है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि चीजें बेहतर हों और चीजें हों। इस मुल्क के अंदर बेहतरी लानी है, हर सूरत में लानी है। आसिफ अली ज़रदारी साहब इज द बेस्ट पर्सन, की पर्सन जो ये रोल प्ले कर सकते हैं और वो अपना रोल बिल्कुल प्ले करेंगे।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, अब हम यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के हमारे साथ मौजूद थे जुल्फ़िकार बदर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मौसम के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पे इस वक्त वैसे तो पूरे मुल्क में ही जगह जगह बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन अब कराची में फिर से कहा जा रहा है कि एक नया सिस्टम आने वाला है जो बुध की रात या जुमरात की सुबह से बारिशों का सबब बन सकता है। इससे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे मौसम के हवाले से। कराची में जो है वो इतवार के रोज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहा। सुबह से ही जो है वो कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज़ बारिशें, कुछ गरज चमक और ये तमाम चीज़ें जारी रहीं, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार रहा। अब भी ये मौसम खुशगवार चल रहा है। आज कुछ देर जो है वो सूरज ने गर्मी ज़रूर बरसाई, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि बुध के रोज़ या जुमरात के रोज़ से दोबारा से एक और सिस्टम दाखिल होगा जो कि काफ़ी बारिशों का सबब बन सकता है। कितने चांसेस हैं आगे आने वाले दिनों में और अब मानसून कैसा रहेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं जवाद मेमन साहब, हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी सर, क्या कहते हैं, अब जो यानी एक स्पेल तो गुजर गया कराची में बारिश का, लेकिन कहा जा रहा है कि अब दोबारा कोई स्पेल आने वाला है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और जो है वो स्पेल मुमकिन है शहर कराची और तकरीबन सिंध के काफी सारे इलाकों में। इस हवाले से हमने तकरीबन 5 से 7 दिन पहले ही प्रेडिक्शंस दी थी और अब ये लेटेस्ट सिचुएशन यही है कि ये बुध की रात से और ज्यादातर जो है वो जुमेरात और जुमे को जो है वो 18 और 19 तारीख को जो है वो शहर कराची में एक बार फिर अच्छी तेज बारिशों का इम्कान है। अच्छा सर, इसके अलावा मजीद अब जो है वो मानसून तक क्या देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें? कि पहले ऐसा कभी होता नहीं था कराची में कि मार्च में बारिश हो, अप्रैल में भी बारिश हो और फिर इस तरीके से तमाम चीज़ें। अब आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप इस सिस्टम के बाद, आने वाले सिस्टम के बाद? नहीं डॉक्टर साहब, फिलहाल तो ये सिस्टम है, इसके बाद जो है वो फिर चंद दिन का गैप आएगा और अप्रैल और मई आपको पता है कि काफी ज्यादा गर्म महीने होते हैं हमारे यहाँ, तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। लेकिन कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अप्रैल के बिल्कुल आखिरी दिनों में या फिर मई के पहले हफ्ते में जो है वो एक और मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पे अभी नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और आप जानते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है इसमें तब्दीली आती रहती है, तो ओवरऑल अभी मई के महीने में भी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 से 2 जो है वो मगरिबी हवाओं के सिस्टम या कराची समेत सिंध और पाकिस्तान के दीगर इलाकों को जो है वो मुतासिर कर सकते हैं। ये काफी अनयूजुअल सिचुएशन है इस साल। सर, मानसून इस दफा आप नॉर्मल देख रहे हैं या हैवियर देन नॉर्मल, या जिस तरह 2020 मानसून के हवाले से भी हम तकरीबन पिछले 1 से 1.5 महीने से वक्तन फवक्तन प्रेडिक्शन कर रहे हैं और अभी जो भी ग्लोबल पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं और वो यही नजर आ रहे हैं कि इस दफा मानसून भी जो है वो मामूल से ज्यादा बारिशें देगा। खुसूसी तौर पर कराची समेत जो पाकिस्तान के जुनूबी इलाके हैं और जो साहिली इलाके हैं सिंध और बलूचिस्तान के, इन इलाकों में जो है वो मामूल से काफी ज्यादा बारिशें फिलहाल तो नजर आ रही हैं। और लगभग जो जिस तरीके का 2021-2022 में जैसे हमने मानसून देखा था जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, उसी से कुछ मिलते जुलते जो है वो पैरामीटर्स जो है वो काफी तेजी से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी से मिलता जुलता जो है वो आने वाला सीजन रह सकता है। ठीक है जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, मौसमियाती तज़िया का जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।